तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक सर लेक्चर में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और इसका ये पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग समझेंगे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को, और जो भी एक दो कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे और एक आधा कोई क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं कि क्या था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तब भी कोई डाउट रहे तो आप सब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। क्या था जो है ये एक्सपेरिमेंट, कब हुआ था? ये बच्चों एक्सपेरिमेंट हुआ था 1820 में। कैसे क्या किया गया? तो देखिए ऑरेस्टेड क्या चाह रहे थे कि हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट तैयार करें जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्या वाकई में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जरूर होती है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए जो है ऑरेस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट तैयार किया। हमने कई सारे यहाँ पे डायग्राम बना दिए हैं, तो बारी बारी से टाइम न लॉस हो आपका, इसलिए पहले से ही जो है बना के रख दिए हैं। आपको खाली केवल कहानी में समझाता हूँ क्या था इनकी कहानी में ये था इनके ऑरेस्टेड में कि इन्होंने एक कंपास लिया। अब कंपास क्या होता है पहले उसकी थोड़ी पहले बात समझ लो कि क्यों कंपास लिया। कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर एक निडिल होती है, और ये जो निडिल होती है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्या होती है, पॉइंट होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है उसके नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो मैग्नेटिज्म पोल कहलाते हैं आपके। तो हमेशा ये नॉर्थ और साउथ पोल में ही जो है अलाइन होती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। कभी भी एक कोई आप मैग्नेट भी इसको रैंडम मोशन करा के छोड़ देंगे फ्री कंडीशन में, तब भी वो अलाइन हो जाएगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो कई सारे तथ्य हैं जिससे पता चलता है नहीं मैग्नेटिज्म है अर्थ में। तो ये है मैग्नेटिक निडिल। और ये कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने कि अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट को कोई चीज अगर डिस्टर्ब कर सकती है तो खुद एक कोई दूसरा मैग्नेट और किसी चीज से मैग्नेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर ये मैग्नेट की निडिल आपस में हिलती है तो इसको ये पता चलेगा कि नहीं जरूर आसपास कोई मैग्नेट है। अगर मैग्नेट नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये जो निडिल है कभी भी इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मैग्नेट की कोई चीज डिस्टर्ब करेगी तो खुद मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि वो स्वयं मैग्नेट के फील्ड को जनरेट भी कर सकती है। और अगर कहीं से कोई मैग्नेट पहले से बन रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा मैग्नेट जो है महसूस भी कर सकता है कि यहाँ पे मैग्नेट है, क्योंकि उसकी वजह से यह मैग्नेट रिपल्सन कर पाएगा या तो अट्रैक्शन कर पाएगा। तो ये मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट की निडिल होती है। और ये निडिल कभी भी ऐसे किसी भी केस में क्या होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। ये डिस्टर्ब तभी होगी जब आसपास कोई मैग्नेटिक निडिल होगी। जैसे पिक्चर आई थी सलमान खान की, उसमें देखा होगा पिक्चर क्या नाम था, सुल्तान में एक डायलॉग था कि सुल्तान को कोई तब तक हरा नहीं सकता जब तक सुल्तान खुद से ना हार जाए। ऐसे ही जो है ये मैग्नेटिक निडिल है, इसको तब तक कोई परेशान नहीं कर सकता जब तक कोई दूसरा मैग्नेट ना मिल जाए। यानी मैग्नेट को मैग्नेट ही परेशान कर सकता है। जैसे सुल्तान को सुल्तान ही हरा सकता था, वैसे ही मैग्नेट को मैग्नेट ही परेशान कर सकता है। यही भी एक बेस थ्योरी थी जिसको इन्होंने लिया ऑरेस्टेड ने। और ऑरेस्टेड ने क्या कहा, ऑरेस्टेड ने एक ऐसे ही पूरा सिस्टम तैयार किया। और सिस्टम तैयार करने के बाद एक कंपास इसके पास रखा और बैटरी से सारा सेटअप कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद ये सुई मान लो ऐसे अलाइन थी, सब कुछ सेटअप कनेक्ट है। और यहाँ पर अभी भी ये मान के चलिए करंट क्या है, जीरो है। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि हुआ क्या क्या, फिर बाद में ये क्लियर करूंगा कि क्यों हुआ। यहां पर इन्होंने करंट किया, कंपास यहाँ पे इन्होंने रखा और करंट अभी भी जीरो है। मतलब सर्किट देखिए अभी में की जो है क्लोज नहीं किया है, मतलब सर्किट में अभी भी कोई करंट नहीं जो फ्लो हो रही है। तो सर्किट की जो कंपास की जो निडिल है वो यहीं पे है। जैसे ही ऑरेस्टेड ने क्या किया, इस सर्किट में करंट देना चालू किया। करंट जैसे ही इन्होंने कनेक्ट किया यानी कि अब करंट की वैल्यू जीरो नहीं है। जैसे ही सर्किट में इन्होंने करंट कनेक्ट किया, यानी सर्किट में करंट फ्लो कराया इन्होंने, तो जो यहाँ पे कंपास रखा था उसकी निडिल जो है वो क्या हो जाती है, घूम जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऑरेस्टेड ने कहा ये कैसे हो गया भाई।
अभी तक तो ठीक था, जैसे ही हमने करंट दिया वैसे ये नीडल घूम गई। तो अरिस्टोटल को लगा चलो हो गया होगा किसी कारणवश, तो उन्होंने क्या किया, अगेन सर्किट में से जो करंट थे उसको फिर से क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो जो कंपास की नीडल थी वो फिर से ऐसे हो गई, फिर से अपनी पोजीशन पे आ गई। तो उनको लगा हो सकता है बैटरी में कुछ लोचा हो, बैटरी गड़बड़ हो, टर्मिनल पॉइंट वगैरह कुछ गड़बड़ हो। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे प्लस माइनस था तो इनके टर्मिनल चेंज कर दिए। इस बार जिधर माइनस था उधर प्लस कर दिया, जिधर प्लस था उधर माइनस कर दिया। और उसके बाद जो है करंट को इन्होंने चालू किया। तो जब करंट को चालू किया तो क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन था नीडल का कंपास की वो दूसरी तरफ हो गया। और स्टिल बड़ा परेशान कि ये क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है। बाद में अपनी थ्योरी उन्होंने दिया और उसके बाद जैसे करंट जीरो करते, जैसे इस केस में भी क्या है, इस केस में करंट जीरो नहीं है, यहां पे करंट की वैल्यू जीरो नहीं है। यहां पे जैसे करंट की वैल्यू जीरो करते हैं, अगेन जो हमारा कंपास रहता है वो फिर से बीच में आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, करंट क्योंकि जीरो है तो फिर हो गया। आप जो बात समझ रहे हैं कि कब नीडल घूम रही है, कब नीडल नहीं घूम रही, कब नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, जो बात तुम समझ रहे हो वही बात ऑरस्टेड भी समझ रहे थे। कब समझ रहे थे, 1820 में। फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं थोड़ा सा बैटरी बढ़ा देखते हैं, बैटरी कुछ और सारे कंपोनेंट लगाते हैं, बैटरी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई कंपोनेंट इन्होंने लगाया और बैटरी बढ़ाना चालू किया। अब बैटरी बढ़ाई, बैटरी बढ़ाने पर जैसे इसको कनेक्ट किया तो करंट तो निकली ना प्लस टर्मिनल से, बोलो जैसे यहां पे निकली थी प्लस टर्मिनल, तो वैसे करंट इधर भी निकली। ठीक, तो यहां से करंट निकली ऐसे। तो जैसे करंट यहां पे निकली और क्योंकि बैटरी बढ़ा दिया था तो डिफ्लेक्शन पहले इधर हो रहा था। अब डिफ्लेक्शन जो पहले इसकी मेन पोजीशन थी उससे डिफ्लेक्शन अब पहले से काफी ज्यादा हो रहा था। ये सारे अरिस्टोटल के एक्सपेरिमेंट में कहानी हुई। अब हम आपको ये समझाते हैं कि ये कहानी हुई क्यों, समझिए। तो जब ये सारी व्यवस्था हो गई तो अरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी दी। क्या कहा अरिस्टोटल ने, अरिस्टोटल ने कहा कि देखिए कि जब हम सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो करने के दौरान हो ये रहा है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और जब हम सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सर्किट के अराउंड नहीं बन रही है। तो पहले कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये बताया, पहली स्लाइड में इन्होंने ये कहा कि जब सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, मतलब करंट की वैल्यू जीरो है, तो ऐसे केस में कंपास की नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। इसका मतलब कि जब करंट जीरो है तो सर्किट के अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही है। फिर सेकेंड स्लाइड में ये क्या बात क्लियर करते हैं, सेकेंड स्लाइड में ये क्लियर करते हैं कि जब हम करंट देते हैं, यानी जब सर्किट को जो है कंप्लीट करते हैं, तो ऐसे केस में जब करंट फ्लो होना चालू हो जाती है सर्किट से, तो क्या होता है कि सर्किट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब किसको करती है, इस कंपास की नीडल को, क्योंकि कंपास की नीडल भी स्वयं में क्या है, एक मैग्नेट। इसीलिए हमने वो बात बताई थी कि सुल्तान कोई चीज डिस्टर्ब करेगा तो खुद सुल्तान, तो मैग्नेट को कोई चीज डिस्टर्ब करेगी तो खुद मैग्नेट। तो अब इसको मैग्नेट कहां से मिल रहा है, तो वो मैग्नेट बन रहा है इस वायर में करंट फ्लो होने से। इस सर्किट में करंट फ्लो जब हो रहा है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और वह मैग्नेटिक फील्ड जो है फील कर पा रहा है कंपास की नीडल। ठीक है, और जिसकी वजह से ये सुई क्या हो रही है, जो है डिफ्लेक्शन शो कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम करंट जो है जीरो करते हैं, मतलब जब करंट दोबारा से फिर सबने जीरो कर दिया तो फिर क्या होगा, तो कहते हैं करंट दो डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन फिर से सेम उसी का नीडल फिर से उसी पोजीशन पे आ जाती है, इनिशियल पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा कि जब हम करंट जीरो करते हैं तो अगेन जो है मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाती है, जिससे डिफ्लेक्शन फिर से उसी पॉइंट पे हो जाता है, मतलब इनिशियल पॉइंट पे फिर से आ जाता है। फिर क्या कहा इन्होंने कि अगर हम टर्मिनल पॉइंट चेंज करें, मतलब जिधर माइनस है उधर प्लस करें, जिधर प्लस है उधर माइनस करें, तो ऐसे केस में क्या होगा। इन्होंने कहा कि ऐसे केस में होगा ये कि जब प्लस से करंट निकल के आएगी तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल गई है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल गई है।
अभी इसको हम बताएंगे कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं, या कि समझो कि डायरेक्शन बदल गई। तो डायरेक्शन बदल जाने से इसकी डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, जो सुई का डिफ्लेक्शन पहले इधर हो रहा था, अब उधर हो रहा है। तो कहा कि अगर टर्मिनल पॉइंट चेंज करेंगे, यानी सर्किट की करंट की डायरेक्शन को अगर हम बदलेंगे तो डिफ्लेक्शन इसलिए बदल गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल गई। फिर कहा कि चलो फिर 5वीं स्लाइड फिर बात समझाई उन्होंने कि ये 3rd स्लाइड होगी बच्चा, ये 4th स्लाइड में ये बात बताया। 5वीं स्लाइड में फिर से उन्होंने क्या कहा कि अगेन जब हम करंट जीरो करते हैं तो डिफ्लेक्शन फिर जीरो हो जाता है अगर हम टर्मिनल बदल के करें। तो कहा चाहे टर्मिनल बदले चाहे टर्मिनल ना बदले, आप जब भी करंट जीरो करेंगे यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्किट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और डिफ्लेक्शन सुई में निडल में देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं बताने के लिए कि जब हम ज्यादा बैटरी कनेक्ट करते हैं तो मतलब इस सर्किट के अराउंड ज्यादा बैटरी जो है करंट फ्लो हो रही है, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रही है उसकी अराउंड सर्किट के अराउंड उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जिसकी वजह से ये नीडल ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन क्या कर रही है, शो कर रही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसने बताया, ऑरेस्टेड ने बताया। ऑरेस्टेड ने ये सारे पॉइंट की पॉइंट रखे। मैं फिर से समराइज करा देता हूं क्या कहा इन्होंने कि जब सर्किट में आप करंट फ्लो नहीं करेंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही होगी। जब आप सर्किट में करंट फ्लो करेंगे तो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि करंट जो है सर्किट के अराउंड बन रही है। टर्मिनल पॉइंट आप चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन का पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। जो पहले नीडल इधर घूम रही थी अब नीडल दूसरी तरफ हो जाएगी, और जितना ज्यादा बैटरी कनेक्ट करेंगे डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा क्योंकि उतना ही ज्यादा सर्किट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक बनेगी जब तक करंट देते रहेंगे। जिस दिन करंट का काम खत्म हुआ उस दिन मैग्नेटिक फील्ड जो है अराउंड द सर्किट जो है बनना बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें किसने बताई थी, ऑरेस्टेड ने बताई थी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रहे तो इस चीज को थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ जो है करंट के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको समझते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेके। तो बच्चों अब समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कैसे समझते हैं। देखिएगा क्या कहानी है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। देखिएगा कि ऑरेस्टेड ने कहा कि जब से एक करंट हमने ये वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर पूरा एक सीधा सीधा इसे तार है और इसके चारों तरफ जैसे हमने कंपास रखे हैं, तो कंपास के जो कई सारे इसके चारों तरफ क्या रखे हमने, कंपास रखे। तो कंपास के जो निडल थे कहीं ना कहीं वो इस तरीके से इसके अराउंड जो है बन रही थी, इस तरीके से। जब इसके चारों तरफ हमने कंपास रखा तो उसकी निडल जो है कुछ इस तरीके से घूमती रही। तो ये सारी चीजें हमने बताई कि जब आप जो है एक वायर से सीधा सीधा तार रखा और तार की चारों तरफ हमने छोटे छोटे कंपास रखे, तो कंपास की जो डायरेक्शन का मूवमेंट था वो ऐसे था। और अब जब डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं तो कंपास की सुइयां भी घूम जाती हैं इनसे। तो कहा इसी बेस थ्योरी को उन्होंने बताया और फिर कैसे बताया इसको समझिएगा। चलिए इसको बताया राइट हैंड कर्ल रूल्स, यानी कि जब जो है हाथ के उंगलियों का रूल बताया इन्होंने कि जैसे आप करंट ऐसे फ्लो, किसी वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ करंट आप जो है थंब रखिए और उंगलियों को ऐसे कर्ल करिए। तो जिधर आप उंगलियां अपनी इसे घुमा रहे हैं वो डायरेक्शन होगी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की। ये डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। और जिधर आपकी करंट जो है फ्लो हो रही है उधर आपने क्या रखा हुआ है, अपना थंब रखा हुआ है। अगर किसी केस में आपने करंट की जो डायरेक्शन है उसको उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, थंब आप इधर रखेंगे, अब उंगली आप कैसे घूमेंगी तो कहीं ना कहीं आपका अब जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझना है यहाँ पे। और देखिए इस रूल से आप दो चीजें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है तो आप करंट बता सकते हो, करंट की डायरेक्शन आपको पता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी शो कर सकते हो। इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्रॉस और डॉट का भी चक्कर समझ लो। जैसे ये है तीर, जैसे तीर में क्या है आप मान लीजिए अगला हिस्सा नॉर्थ है, पिछला क्या है साउथ है। तो जैसे कोई तीर आपकी तरफ आ रहा है ऐसे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, नोक दिखाई पड़ेगी। अगर तीर आपसे दूर जा रहा है तो आपको पिछला हिस्सा दिखाई पड़ेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो लॉजिक ये समझिएगा कि जैसे एक सर्कुलर लूप में जैसे करंट फ्लो हो रही है,
इस तरीके से अगर कोई सर्कुलर लूप है और ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ध्यान समझिएगा, करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे ऐसे है सर्कुलर में, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एन हिस्सा है वो अंदर जा रहा है और ये ऐसे तीर जा रहा है, तो तीर का आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्ट होगी, मतलब कि अंदर की तरफ होगी, तो तीर का पीछे वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको आप क्रॉस दिखाएंगे। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है बेटा, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मतलब पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, तो आप इसको क्या बता सकते हैं? अगर बताना चाहें तो साउथ भी बता सकते हो कि यहाँ पे आपको साउथ पॉइंट दिखाई पड़ेगा। अब अगर ये समझिए कि अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, तो अब अंगुलियां जब आप ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि तीर बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपको नॉर्थ शो हो रहा है। नॉर्थ का मतलब कि अब तीर जब बाहर आ रहा है तो आपको पॉइंट दिख रहा है, नोक दिख रही है। तो नोक दिखने का मतलब क्या है कि अब आप मैग्नेटिक फील्ड को आप डॉट से दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, इतनी समझ। और तीर जो आ रहा है उसमें नोक आ रहा है, तो इसके लिए आप उसको क्या लिख सकते हैं? नॉर्थ लिख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पॉइंट जो है हो रहा है। तो ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी समझ लीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका इनवर्ड, ये इनवर्ड पोजीशन ले आप लिख सकते हैं, थ्योरिकल जैसे लिखा जाता है। और ये है आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ। ठीक है, तो एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। जब क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, यानी बाहर वाले को आप बोल सकते हैं आउटवर्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा सकते हैं। अब करंट अगर आपको दिखाना हो करंट, तो ये करंट को भी आप इससे शो कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब ये मान के चलिए अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई पड़ रही है इससे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो ऐसे ऐसे है, तो आप ये बोल सकते हैं कि करंट कैसी रहेगी? अब अंदर की तरफ जा रही होगी, तो अंदर की तरफ करंट है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, आई क्रॉस। अगर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब साइमल्टेनियसली आप इस हाथ का इस्तेमाल करके करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अगर यहां से एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट कहां है? बाहर की तरफ है। तो और बाहर की तरफ करंट है तो उसके लिए आप क्या दिखा सकते हो? नोक दिखाई पड़ेगी, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो? डॉट इस्तेमाल कर सकते हो। तो थोड़ा सा तीर का कांसेप्ट आपको समझे रहेंगे कि जैसे तीर मेरी तरफ आ रहा है तो हमें नोक दिखाई पड़ेगी, तो डॉट बनाना है। तीर अंदर जा रहा है, हमें तीर के पीछे वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा, मतलब क्रॉस वाला, तो ये बनाना है। तो इस तरह से अगर डॉट जा रहा है अंदर तो हमें तीर के पीछे वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, तो कह सकते हैं कि साउथ वाला सिस्टम है। ठीक है, देख लीजिएगा। और अगर भाई तीर अंदर जा रहा है, इसे ऐसे देखो, यहां से ऐसे है, ऐसे पूरा तीर अंदर जा रहा है तो आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा, तो साउथ। और अगर तीर ऐसे है, तीर बाहर आ रहा है, दिखाई क्या पड़ेगा? नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ। तो सारी चीजें वही है, मतलब करंट की डायरेक्शन का प्रॉपर आपको पता है तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा, किधर डाइपोल मोमेंट वगैरह अभी आगे आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पता है तो करंट किधर है वो पता चल जाएगा। तो इसी राइट हैंड की से आप जो है दोनों चीजें आप एक दूसरे को बता सकते हैं, दोनों चीजें फाइंड की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, इसमें तो कोई अगर समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लेके आते हैं बच्चों अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ओके, चलिए तो चलिए बच्चों और हम देखते हैं कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मोशन करता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारा एक चार्ज है, थोड़ा फिगर हमने बनाया इसलिए दिया है थोड़ा टाइम कम लगे। ठीक है, लगता है बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो ये चार्ज है और ये चार्ज देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस ऐसे दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में जेड एक्सिस हमारा ऐसे है, इस तरीके से। ठीक है, जेड एक्सिस हमारा ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, 2D बोर्ड में बनाया ऐसे जाता है, लेकिन ये ऐसे है।
यानी कि एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, और किसी v वेलोसिटी से जो हमारा चार्ज है वो v और z एक्सिस के साथ ये z है और ये x है, z x प्लेन में ऐसे हमारा जो है ये चार्ज जो है v वेलोसिटी से जो है मोशन कर रहा है, यानी कि ये हमारा z है, ये x है, z x प्लेन में जो चार्ज है वो ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये z हमारा ऐसे है। अब ये अगर कंपोनेंट इसका देखा जाए तो v का अगर कंपोनेंट करेंगे, देखिए मैं इसको z को ऐसे थोड़ी देर के लिए रखे रहता हूँ, आप समझ पाए, और v हमारा ऐसे है, तो v का अगर हम कंपोनेंट करते हैं जो है थीटा की तरफ, तो यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v cos थीटा आएगा, यानी ये v क्या आएगा इधर, और जो इसका कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v cos थीटा आएगा। वहीं पे देखिए ये ऐसे है तो इसका v cos थीटा इधर आ गया, और इसका जब इधर करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो आएगा वो v sin थीटा आएगा। अब चित्र में इसको कहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये आएगा v sin थीटा। ठीक है, तो इस पे एक लगता है फोर्स की डायरेक्शन अभी हम निकलवा भी देंगे, फिर भी आप जान लीजिए, जैसे v इधर है, देखिए z इधर है, v की डायरेक्शन ये है, तो v से जब आप b की तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे तो आपको अंगूठा देखिए ऊपर क्यों नजर आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है उसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो ये होगी, जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी ये निकल भी आएगा यहाँ पे। तो ये जो फोर्स होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप पीछे भी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट से समझ के आया कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। ठीक है, I इक्वल टू Q बाई टी होता है, मतलब जितना ज्यादा करंट कैरी होगा उतना ज्यादा आप यहाँ से बता सकते हो चार्ज भी होगा। अब चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है, I ज्यादा हो तब क्या है, I ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मतलब क्या है, I ज्यादा तो चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो ये करंट बढ़ाने तो क्या है, करंट बढ़ाने तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज का तब बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, बस यही बात हमको समझनी है। तो ये कहा जाता है कि जो फोर्स होता है वो लगने वाले ये जो चार्ज है, ये जितना ज्यादा चार्ज होगा, शुरुआत में जितना ज्यादा चार्ज होगा, इनिशियल अमाउंट चार्ज का जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज पे फोर्स लगेगा। ठीक है, और उतने ही चार्ज, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें जा रहा है अगर वो भी ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से भी फोर्स ज्यादा लगेगा उस पर। तो एक तो ये हो गया आपका। और तीसरी चीज इसमें जो डिपेंड करती है वो है इसका कंपोनेंट v cos थीटा का ये वाला, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, यानी v sin थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या कहने मतलब है कि जितना v sin थीटा की वैल्यू होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो अगर इन सभी चीजों को मैं समराइज कर दूं यहाँ पे तो एक साथ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल q v b sin थीटा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है स्मॉल k q v b sin थीटा, और जहां पे फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम जो स्मॉल k की वैल्यू होती है वो लगभग नियर अबाउट 1 होती है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा कि F इक्वल टू q v b sin थीटा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड और ये थीटा, ये सब चीजें हो गई ऐसे। अब यहाँ पे आपको जो पीछे आप सदिश फॉर्म में पढ़ते थे, वेक्टर फॉर्मूला स्केलर वगैरह सब पढ़ते थे, तो वहां पे आपने ये चीज देखी थी कि जैसे ये वी बी साइन थीटा लिखा है तो आपको इसको इस तरह से लिख सकते हो सदिश फॉर्म में अगर लिखना हो तो। अभी तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, जब इसको आप वेक्टर फॉर्म में या सदिश फॉर्म हिंदी में बोलते हैं इसको, अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज को बाहर लेके आप क्या लिख सकते हैं, वी क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे कह रहा था कि जब आप वेलोसिटी को मोशन कराते हैं तो वी से बी की तरफ जब उंगलियां घुमाएंगे तो जिधर यानी वी से बी की तरफ, ध्यान रखिएगा, वी से जब बी की तरफ घुमाते हैं तब आपको जो अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा वो होगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है आपको तब पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप वी से बी की तरफ उंगलियों को घुमाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पाम रूल लगा लीजिए। ठीक है, तमाम सारे तरीके हैं जिधर से आप इस चीज को बता पाएंगे।
ठीक, फिलहाल हमें इतने ज्यादा तरीके की जरूरत नहीं है, एक दो तरीका है जिससे आप इसको कर पाएंगे। चलिए आगे क्या बात समझते हैं कि अगर ये जो थीटा है बेटा, अगर इस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, लॉजिक समझिएगा। थीटा क्या है, v और b के बीच में बनने वाला एंगल है। तो अगर पहला केस अगर ये समझ लीजिएगा कि थीटा की वैल्यू 0 है, क्या कहने मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, कहें तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा चार्ज सेम टू सेम उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ऐसे केस में एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो अगर साइन 0 है तो साइन 0 मान तो 0 होता है, यानी कि अगर चार्ज के डायरेक्शन में हमारा कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, चार्ज के अगर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, थीटा अगर 180 डिग्री ले लें, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और अगर मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर है आपकी, और आप जो है चार्ज को मोशन करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे केस में भी बेटा एफ की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब चाहे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो सेम टू सेम, और चाहे अपोजिट डायरेक्शन, चाहे पैरेलल और चाहे एंटी पैरेलल, दोनों के केस में चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तब लगेगा जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की किसी डायरेक्शन से किसी एंगल पर जो है करेगा, यानी और वो एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री ना हो, किसी और एंगल पर अगर आप मोशन करेगा, डायरेक्शन में ना हो और एंटी पैरेलल ना हो, तो उस पे फोर्स लगेगा, अदरवाइज उस पे फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अब इसको समझ गया तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको पहले थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसकी आगे थोड़ा सा कहानी। चलिए इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं। क्या बताते हैं आपको कि कई बार अगर आपसे ये यूनिट पूछ लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो आप यहां से समझिएगा कि अगर F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा लिखा हुआ है, तो थर्ड केस में एक बार पढ़ ही लो, इसी वक्त भी पढ़ लो, क्या करना। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, इसको भी पढ़ लो, फिर बताते हैं आगे। थीटा अगर 90 हो जाए तो मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपका चार्ज का जो मोशन है वो कहीं ना कहीं इसके जो है इधर जा रहा है, बी इधर है और आपका चार्ज इधर मोशन कर रहा है, तो हुआ ना परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी ऐसे केस पे उस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स क्यू वी बी होगा। ठीक है, अभी इस फोर्स की वजह से क्या होगा, चार्ज कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, हेलिकल मोशन करता है, ये सारी चीजें आने वाली है। अभी आप क्या समझिए कि फोर्स कितना लगेगा। अब इसकी यहाँ पे बी की अगर हम यूनिट निकालने की कोशिश करें, कई बार पूछा जाता है कि बी की यूनिट क्या है, कंफ्यूज, तो आप याद मत करिए यहीं से यूनिट निकल आई है। कैसे यूनिट निकल आई है यूनिट, तो अगर यूनिट आप अगर बी की बात करें, बाकी सब तो आपको पता ही है, फोर्स दुनिया में पता है सबको कि भैया न्यूटन बाबा बता गए थे, तो वही न्यूटन की से नामकरण संस्कार हो गया, अब तक फोर्स की यूनिट न्यूटन चल रही है। अगर बी की यूनिट निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, क्यू वी नीचे आ जाएगा, तो एफ अपॉन क्यू वी। अब यहां से यूनिट बनाना कितना आसान हो गया आपके लिए। तो अगर यूनिट की बात करते हो तो एफ की यूनिट यहाँ पे न्यूटन हो जाएगी, ये हो गया चार्ज कूलम, और ये वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो ये पूरा यूनिट हो गया, जिसको आप बकायदा क्या बोल सकते हैं, टेस्ला भी बोल सकते हैं। ठीक, तो एक यूनिट इसकी क्या होती है, टेस्ला भी होती है। ठीक, तो टेस्ला यूनिट भी इसकी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.65 into 10⁻27 kg is traveling at right angle to a magnetic field with a speed of 6 into 10⁵ meter per second. The strength of magnetic field is 0.2 टेस्ला। अभी टेस्ला बता रहे थे ना, वही है। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल एंड इट्स एक्सीलरेशन। देखिए अल्फा पार्टिकल दिया गया है,
तो ध्यान से समझिएगा कि अल्फा पार्टिकल देखो क्या होता है। जो अल्फा पार्टिकल होता है, आंसर की बात करिएगा, यहाँ पे आंसर बता रहे कैसे करना है आपको। जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है, इसके ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें तो जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे वो कितना होता है, तो वो जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसको अगर हम 2e के बराबर कर दें तो उतना चार्ज इस पे होता है। और अगर इसी अल्फा पार्टिकल पे हम मास की बात करें तो जो मास होता है अल्फा पार्टिकल पे वो कितना होता है, वो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी मास ऑफ जो अल्फा होता है, मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनरल थ्योरी हमें आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देगा कि नहीं इतना मास है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना प्रोटॉन कितना, थोड़ा सा घुमाएगा तो जितना थोड़ा जो घुमाएगा इसलिए हम क्वेश्चन अच्छा ले रहे हैं, जिससे आपको कुछ चीजें और भी क्लियर होती हैं साथ साथ में। और क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया ही है, तो ये 2-4 चीजें आपको जो है पहले से पता होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सब कुछ आपको पहले से पता भी है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं जो आपको ना आता हो आपको। चलिए अब और क्या है, तो मास कितना दिया है अल्फा पार्टिकल का, तो डायरेक्ट आपको मास क्वेश्चन में गिवन है तो कोई डाउट नहीं है। तो मास ऑफ अल्फा 6.65 इंटू 10⁻⁻27 kg गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। एंड ट्रेवलिंग एट राइट एंगल, यानी थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं बेटा 90 डिग्री दिया है। और किसी बात कर लेते हैं विद द स्पीड, यानी कि आपको v भी दिया गया है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी b की वैल्यू आपको दिया गया है 0.2 टेस्ला। और क्वेश्चन में आपसे क्या चाह रहा है, पूछ रहा है आपसे द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, दिया गया है तो कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स आपको फाइंड करना है। तो फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला भी हमने बताया, क्या होता है QVP sin थीटा। अगर आप यहां से समझेंगे तो फोर्स कितना है निकालना ही है आपको, है तो चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 है 10⁻⁻19। वेलोसिटी जो आपको पता है वो कितना दिया गया है 6 इंटू 10⁵। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 0.2 इंटू साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू देखिए यहाँ पे, अब इसको पूरा को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। कितना आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। ठीक है, अब मैं इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर नहीं देता बेटा, कैलकुलेशन में कर लेता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई जहाँ पे थोड़ा समय लगने वाला है वहां पे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, करके रख लेता हूँ कि जब आपको मेन बात बता दी। अब यहाँ पे क्लास 12th में आके आपको मल्टीप्लाई वगैरह तो सिखाना नहीं मुझे, तो जहाँ पे टाइम बचाया जा सके वहां पे मैं टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, आपके पास कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और टाइम भी आपको ज्यादा ना लगे। तो इस तरीके से इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma, तो a बराबर क्या हो जाएगा F बाई m, a इक्वल टू F बाई m, ये हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F कितना दिया गया है 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, और अपान अगर मास की बात करें बच्चों तो क्या दिया गया है 6.65 इंटू 10⁻⁻27 kg। बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर एक्सीलरेशन में आएगा वो आ जाएगा ठीक है 0.577 इंटू 10⁻13। ठीक है 0.577 इंटू 10⁻13। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे जितने भी क्वेश्चन रहे आप लोग करते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कैसे करना है हमें। ठीक है, चलिए आइए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q
मूविंग विद वेलोसिटी v in a magnetic field B also so that no work is done by this force on the charge particle, यानी कोई भी वर्क डन इस चार्ज पार्टिकल पर नहीं डन होगा। तो दो बातें इसमें प्रूव करनी है। तो देखिए, एक तो बात एक्सप्रेशन की कर रहा है, तो एक्सप्रेशन में अभी हमने आपको कराया ही इसी लेक्चर में, तो आप पीछे करके कौन से लेक्चर प्रूव करना है आपको, एफ है और ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको कराया ना, वी से बी तरफ वाला, यानी एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये तो आपको करना ही करना है ना, ये तो आपको पता करना ही करना है ना। तो अभी मैंने करवाया ही है, तो इसको आपको पूरा करना रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो ये डेरिवेशन आपको पूरा कर देना है, डायग्राम वगैरह बना के सजा वजा के दिखा देना आराम से। अब हम आगे की बात करते हैं कि सो दैट नो वर्क डन। तो आप देखिएगा जैसे कि ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ट है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में देखिए हम क्रॉस से दिखा रहे हैं इसका, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है v वेलोसिटी से, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, देख लीजिए कि v से जब b की तरफ उंगलियां कर्ल कर रहा है तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, यानी फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और जब फोर्स लगेगा तुम्हारा कहेंगे ना चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगर फोर्स लग रहा है और ऐसे केस में तो कोई वर्क डन नहीं होगा, तो आपको शो करना है। तो कैसे आपको बताएंगे, देखिए वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू, क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो आप क्या बता पाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन यहां से लिखने होगा तो क्या आएगा, एफ इंटू एफ एस कॉस थीटा। तो यहां पे जब कॉस थीटा आएगा तो वो कितना आएगा बेटा, वो कॉस 90 आएगा। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, अब ये तो बताना की जरूरत नहीं है, cos 90 की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस में वर्क डन हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर वर्क डन 0 है, आपको शो करना है कि नो वर्क डन इज डन बाय दिस फोर्स, तो शो हो गया कि कोई वर्क डन यहाँ पर इस फोर्स की कंडीशन में, जब फोर्स ऐसे लगेगा तो ऐसे केस में कोई भी वर्क डन आपका नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल है तो इस पार्टिकल के केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी क्या है, 0 है। मैग्नेटिक फोर्स आल्सो क्या है, 0 है। और इसके 0 होने का मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं चेंज हो रही है, ये हम कह सकते हैं व्हेन नो चेंज इन चार्ज पार्टिकल, इन, ये लिख सकते हो कि नो चेंज इन स्पीड ऑफ, नो चेंज इन स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में बच्चा आल्सो कह सकते हो, आल्सो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा जितना ज्यादा आप एक्सप्रेस कर पाए। तो क्वेश्चन कह रहा था सो नो वर्क डन दिस फोर्स, तो इस जब फोर्स आपका ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर, फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब आप इस केस में फोर्स निकालेंगे तो थीटा वैल्यू आप देखिए वर्क में क्या आता है, 90 आता है, 90 आता है। वर्क डन तो क्या है, एफ एस कॉस थीटा कॉस 90, कॉस 90 वैल्यू 0 हो गई। तो जब फोर्स आपका 90 डिग्री पे लग रहा है, मतलब 90 डिग्री पे फोर्स चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करेगा, भी आगे चल के कांसेप्ट आने ही वाला है। तो जब ये ऐसे मोशन करेगा तो एंगल इसके बीच में क्या होगा, वी और बी के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री जब वर्क डन के लिए आप रखेंगे यहाँ पे, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही आपको प्रूफ भी करना है, मतलब केवल फॉर्मूला लिखना था आपको, कि फॉर्मूला बता देना कि इस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा, फॉर्मूला की शो कर दीजिए। व्हेन नो चेंज इन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि ऐसे केस में जब कोई भी स्पीड में जो है चार्ज पार्टिकल में नहीं चेंज होगी। और अगर ऐसा है तो
तो ऐसे केस में नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में लिखना है, थोड़ा थ्योरी समराइज करके लिख देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। सबके पास अपना लेफ्ट हैंड है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड ये कहता है कि जैसे हमारी ये फिंगर है और इस फिंगर को हम क्या करें, करंट की डायरेक्शन में रखें। यानी कि तीनों फिंगर को अगर मैं इसे मान लीजिए हमारी फिंगर है इस तरीके से, और ये एक हमारी फिंगर एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बाएं की तरफ हमारा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस मतलब ये हमारी हो गई मिडिल फिंगर। इसको मैं क्या करूं, करंट डायरेक्शन में रखूं। अगर ये वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में है और ये फिंगर जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये जो थंब होगा ये चार्ज के मोशन को बताएगा कि चार्ज का मोशन किधर हो रहा है। यानी कहीं 2 चीजें आपको पता चल जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन इधर हो रहा है, चार्ज ये है वो इधर मोशन कर रहा है, तो करंट जो है बाहर की तरफ फ्लो हो रही है, तमाम सारी चीज है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता है, करंट डायरेक्शन पता है, तो चार्ज किधर मोशन कर रहा है ये पता चल जाएगा। चार्ज अगर इधर मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगी, तो बाहर की तरफ होगी। मतलब तीनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ऐसा होगा कि ये मिडिल फिंगर जो है वो शो करेगी करंट की डायरेक्शन को, ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये जो थंब है वो चार्ज के मोशन को बताने वाला है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था बच्चों। तो आज का ये पहला लेक्चर था, इसको अच्छे से आप तो देखिएगा, और इसके आने वाले जो कंपोनेंट हैं जो आगे सिलेबस में है उसको हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।